Good morning, students. Today we will start a new chapter, chapter number 6, electromagnetic induction. In chapter number 4, we had studied moving charges and magnetism. In that chapter, what we found out was, before doing those experiments, the scientists thought that electricity and magnetism were those two separate subjects which have to be studied in captivity. उससे कोई इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है. Then scientists like Ørsted and Ampere, they established the fact that a current carrying conductor produces magnetic field around itself. Okay, so Ørsted के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जब भी एक करंट पास होता है कंडक्टर के तो इट डिफ्लेक्ट्स द कंपस, है ना. एम्पियर ने भी अपना एम्पियर सर्किट लॉ से काफ़ी चीज़ें हमें नई चीज़ें बताई. सो एक फैक्ट स्टैब्लिश हो गया कि भाई इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन तो है. नाउ दिस फैक्ट एक्चुअली उसके बाद में और दूसरे साइंटिस्ट ने इसके बारे में और ज़्यादा सोचा, और जैसे कि हमने अभी बताया कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर और अ करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. तो कुछ लोगों ने सोचा कि भाई अगर हम मैग्नेट से करंट बनाना चाहें, है ना, परमानेंट मैग्नेट्स हैं, उससे करंट बनाना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है. ये थॉट प्रोसेस काफ़ी दिनों तक चलती रही और बहुत सारे साइंटिस्ट, इसमें से एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, दैट इज़ माइकल फैराडे, इज़ फ्रॉम UK, एंड देयर इज़ अनदर साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी. दे एस्टैब्लिश्ड दैट यस we can produce electricity through magnets, है ना. So when Faraday had done this experiment, he did a lot of experiment and he has given the primary law of electromagnetic induction. When he demonstrated that we can say produce a small amount of current. When he demonstrated it was a current of milliampere or microampere. इतना करंट उन्होंने प्रोड्यूस करके दिखाया with the use of magnet. So somebody asked him, what is the use of this, है ना, why are you doing this, what is the use of this. So he counter questioned that person कि what is the use of a newborn baby, why are you producing a newborn baby, है ना. See, his thinking was such a great thing that yes, I have established something new. और आज के डेट में at present time what we can find out is that the whole world cannot run without this concept of electromagnetic induction. आपके घर में जो टीवी है, फ्रिज है, वो किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से. तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वो इस थ्योरी के कारण ही प्रोड्यूस हो पा रहा है. ओके, या जनरेटर सेट है, वो कैसे चलता है, हमारे आसपास जितनी सामान हैं, ट्रांसफार्मर है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्योरी से चल रहा है. सो माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी, दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, दैट वी आर लीडिंग दिस कंफर्टेबल लाइफ. ओके, सो what is electromagnetic induction? The phenomena in which electric current is generated by varying magnetic fields is called electromagnetic induction. ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है ना. उसको हम और ज़्यादा establish करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल what we should go and look through is both the scientists have done a series of experiments. तो उनमें से जो 3 एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में हम समझते हैं. So in the first experiment what we need to have is we'll have a coil, है ना, a current conductor coil, and whenever we say coil please pay attention. जब भी हम coil बोलते हैं या loop बोलते हैं तो what is it? It is a very thin electric conductor. It is a very good conductor, है ना, thin electric conductor, but it is insulated, है ना. ये एक दूसरे को अगर टच भी करते हैं तो ऐसा नहीं हो कि करंट एक दूसरे से पास होगा. इट इज़ फ्लोइंग थ्रू द वायर ओनली, है ना. तो व्हेनेवर द टर्म कॉयल और लूप इज यूज, इट इज़ अज्यूम दैट दे आर मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटीरियल and are prepared using wires which are coated with insulating
मटेरियल, है ना। तो कभी भी हम फिजिक्स में कम से कम जब कॉयल बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है। तो व्हाट वी आर हैविंग, इट इज़ अ कॉयल और इसके एंड क्या है, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए हैं, है ना। दिस इज़ अ कंडक्टिंग कॉयल, एंड्स किसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए हैं। इट इज़ स्टेशनरी, हिल नहीं रहा है, ये यहीं रखा है। देन व्हाट विल डू इज़ विल टेक अ बार मैग्नेट, है ना, एक बार मैग्नेट, और उसका जो नॉर्थ पोल है वो कॉयल की तरफ पॉइंट कर रहेगा। नॉर्थ जो पोल है इट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द कॉयल। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इज whenever we are trying to bring this coil, this bar magnet near coil, there will what you will see this deflection in the galvanometer, है ना। तो जैसे ही इसको मैं मूव करके कॉयल की तरफ ला रहा हूँ तो व्हाट विल सी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अगर इफ़ वी सी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब क्या है, देयर इज सम स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉयल, है ना। अगर ये डिफ्लेक्शन दिख रहा है तो देयर इज़ अ स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉयल। लेकिन मैं यहाँ जाके अगर मैं कहीं पे भी स्टॉप हो जाता हूँ, रुक जाता हूँ, ये मैग्नेट कहीं रुक जाता है तो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, वो डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाता है ना। फिर उसको पीछे लेके जाता हूँ, है ना। फिर यहाँ से मैंने इसको लाया, यहाँ तक लाया, डिफ्लेक्शन दिखा, यहाँ रुक गया तो ज़ीरो हो गया डिफ्लेक्शन। और जब इस बार मैग्नेट को मैं पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर डिफ्लेक्शन दिखेगा मुझे, बट ये डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रहेगा, है ना। पहले अगर ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया तो जब मैं पीछे लेके जाऊँगा तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। This is the observation, a very important observation. Okay, so whenever I am bringing this bar magnet near the coil, I'll see a deflection. Whenever I am taking this away from the coil, I'll see the deflection. But if there is no relative motion between the coil and the magnet, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। अब हमने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और आगे बढ़ाया, अब इधर कर दिया साउथ और इधर कर दिया नॉर्थ, ठीक है। तो फिर वही एक्सपेरिमेंट किया, फिर साउथ को हम कॉयल के पास लाए, अब फिर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, लेकिन ये जो नॉर्थ के डिफ्लेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये नॉर्थ को जब इधर ला रहे थे टुवर्ड्स द कॉयल तो इधर डिफ्लेक्ट कर रहा था, तो साउथ को लाएंगे तो वो इधर डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, फिर यहाँ पे स्टॉप हो गया डिफ्लेक्शन, यहाँ पे अगर बार मैग्नेट स्टॉप हो गया तो डिफ्लेक्शन भी स्टॉप हो जाएगा। ओके, वापस ले गए, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। ओके, अब हमने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया है, अब इसको हम स्टेशनरी रख दिए, है ना, इसको नहीं हिलाएंगे, इस बार मैग्नेट को नहीं हिलाएंगे, हम ये पूरे जो एपरेटस है इसको हिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं जैसे ही कॉयल को इसकी तरफ लेके जाता हूँ आई विल सी द डिफ्लेक्शन, है ना, और जैसे ही रुक जाते हैं देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। पीछे ले जाने की कोशिश करता हूँ, अगेन आई विल सी द डिफ्लेक्शन, रुक जाते हैं आई विल नॉट सी एनी डिफ्लेक्शन। तो दैट मीन्स द करंट इज प्रोड्यूसिंग बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ दिस कॉयल एंड द बार मैग्नेट। अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई मोशन नहीं है तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं, चलिए, है ना। मैं ना पहले इसको धीरे 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 इसके पास लाया तो आई विल सी अ वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन। जब बार मैग्नेट का जो वेलोसिटी है, उसका मोशन जो है ये स्लो है, तो आई विल सी स्मॉल डिफ्लेक्शन, आई विल सी स्मॉल डिफ्लेक्शन। लेकिन जैसे इसको तेज़ी से अगर मैं लेके जाता हूँ, तेज़ी से लेके जाता हूँ तो आई विल सी अ लार्ज डिफ्लेक्शन, है ना। तेज़ी से पास लाया आई विल सी अ लार्ज डिफ्लेक्शन, तेज़ी से दूर लेके गया आई विल सी लार्ज डिफ्लेक्शन ऑन द अपोजिट साइड। लेकिन अगर मैं धीरे से लेके आया तो आई विल सी वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन। दैट मीन्स दिस करंट विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, है ना, या जो वेलोसिटी है जिसके थ्रू ये एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं, जो रिलेटिव मोशन है उसकी स्पीड या वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। इसी को अगर मैं बोलूँ कि जब फैराडे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। वो धीरे धीरे ला रहे थे, बहुत देर तक ये किया। और कोई व्यक्ति अगर सिंसियरली कुछ काम कर रहा है और उससे वो रिजल्ट नहीं आता है तो गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से में क्या किया उन्होंने, उस मैग्नेट को उठा के फेंक दिया, और फेंक दिया तो फॉर्चुनेटली वो कॉयल के बीच से चला गया। वो मैग्नेट को उन्होंने फेंक दिया, वो कॉयल के बीच से चला गया, और देखा कि गैल्वेनोमीटर में ही सॉ ए ह्यूज डिफ्लेक्शन एंड दैट वाज हिज यूरेका मोमेंट। ओके, उन्होंने कुछ नया खोजा जस्ट बिकॉज वो गुस्सा हो गए अपने एक्सपेरिमेंट में, उनको कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, उठा के फेंक दिया बार मैग्नेट को।
और उससे ह्यूज डिफ्लेक्शन दिखा एंड देन व्हाट वी गॉट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसको आगे हम डिटेल में बताएंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, बट यू हैव टू फर्स्ट सी हाउ वी हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट वी मूव्ड द बार मैग्नेट near and away from the coil, then we started moving the coil near and away from the bar magnet. उसके स्पीड को भी चेंज किया. देन वी सॉ कि भाई ये हम इन्फरेंसेस निकाल सकते हैं कि देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट and the coil so that there will be a small current being produced in the coil. If we are increasing the velocity of the relative motion, the amount of current produced is larger. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा इसमें एक वेरिएशन लाते हैं, एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट करते हैं. नाउ द सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज वी हैव रिप्लेस दिस बार मैग्नेट बाय अ सेकेंडरी कॉइल C2, है ना. और उस कॉइल में हमने क्या किया, उस कॉइल को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. ओके, ये बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया. सो बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वो वहाँ पे करंट फ्लो होना चालू हो गया. यानी हमने अपने आप से ही बता दिया कि भाई ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है. अब इस कॉइल को हम सेम बार मैग्नेट की तरह यूज़ करेंगे और उसको इस C1 कॉइल के आसपास लाने की कोशिश करेंगे. ओके, तब क्या होता है देखते हैं. तो पहले हमने क्या किया, इस कॉइल का पूरा जो सेटअप है इसको C1 के पास मूव करें. तो जैसे ही हमने मूव करना चालू किया, वी कुड सी अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, है ना. जब वी आर ब्रिंगिंग दिस कॉइल C2 नियर कॉइल C1, वी कैन सी द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. वंस दिस मोशन इज स्टॉप्ड, ये मोशन जैसे ही रुक गया, तो अब व्हाट वी फाउंड इज कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. अब फिर उसको हमने वापस ले जाने की कोशिश की. वापस जैसे ही हम ले जाना चालू किए, जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ, वी कुड सेंस अ डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड द मोमेंट इट स्टॉप्ड, the moment the motion of the coil C2 stopped, what we found out was there's no deflection in the galvanometer. That means this coil is acting just like a permanent bar magnet, है ना. इसका मतलब क्या, ये coil क्या कर रहा है, it is acting like a permanent bar magnet and it is producing a magnetic field. This coil is producing a magnetic field which is actually affecting the coil C1 in producing a current through it. Now this current actually is produced through induction. ये दोनों कॉइल एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, ये दोनों कॉइल एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, लेकिन इसमें करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द कॉइल C2 या बार मैग्नेट विच इज़ मूविंग. तो इट इज़ इंड्यूसिंग ए करंट. बिना छुए उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, करंट डाल रहे हैं. बिना इसको इससे टच कराए दूर से ही इंड्यूस कर रहे हैं ये करंट. सो दैट इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक induction. So this coil actually is acting just like a bar magnet, and the moment or the relative movement between this coil C1 and C2 is causing a small current to be produced in coil C1. Okay. अब फैराडे साहब ने इसको थोड़ा सा और आगे लेके गए. उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक टैप स्विच लगा दिया. क्या लगा दिया, एक टैप स्विच लगा दिया. ठीक है. अब ये टैप स्विच लगाने के बाद क्या हुआ कि भाई अब इसको हिला नहीं रहे हैं, ये स्टेशनरी है, ये हिला नहीं रहे हैं इसको. एक दूसरे से एक डिस्टेंस में रख दिया. और जैसे ही इन्होंने स्विच ऑन किया तो व्हाट ही सॉ इज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन. जैसे टैप स्विच को ऑन किया, व्हाट ही सॉ वाज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन. उसके बाद में स्टिल हो गया. ओके. और जैसे ही इसको ऑफ किया, अगेन ही सॉ अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट साइड. अगर ये थोड़ी देर के लिए ऐसे हुआ, तो जैसे ही उसको ऑफ किए तो थोड़ी देर के लिए ऐसे हुआ. फॉर अ स्मॉल मोमेंट ओनली मोमेंटरी डिफ्लेक्शन हुआ. ओके. तो ये सारा ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा. अब इसका इन्फरेंस कैसे लगाया है, उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना. इसका रिजल्ट बाद में हम डिस्कस करेंगे. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है. उसको समझ लेंगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमको आराम से समझ आ जाएंगी. सो बिफोर डिफाइनिंग मैग्नेटिक फ्लक्स वी शुड नो अबाउट एरिया वेक्टर. यू हैव कम अक्रॉस दिस concept of area vector in your first chapter when we were discussing magnetic electric flux. Okay, what is area vector? अगर कोई भी एक surface है, there is a surface which is having say a length L and width B.
So L/B is the area, but traditionally what we know, area is a scalar quantity, है ना, area तो scalar quantity, but in specifically in this topic of physics what we have to consider it as a vector quantity. तो वो area vector quantity कैसे होगा, तो यानी उसका कोई डायरेक्शन होना चाहिए. तो what will be the direction of this area vector? It will be normal to the surface, normal to the surface, जो surface चूज़ किए हैं उससे normal होगा, and that is called area vector, है ना. ये क्या होगा, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर. ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि दिस इज एरिया वेक्टर. अब मैं डिफाइन करता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स. सो द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मल टू अ सरफेस. ये उस सरफेस से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रहे हैं उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं. ओके, तो मैं बोलूँ कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, है ना. अब वो मैग्नेटिक फील्ड में ही रखेंगे तभी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगे. तो प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली. क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये परपेंडिकुलर वाले लाइंस को ही देखने चाहिए. तो थोड़ा सा हम लोग पहले इसको समझें, है ना, कि चलो ये अब मैं बोलता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड, हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया है. सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक. अब इसमें कोई एक सरफेस हमने रख दिया परपेंडिकुलर टू दिस, तो मैं परपेंडिकुलर यानी एक लाइन बना देता हूँ, है ना. तो यहाँ पे व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर. तो यहाँ मैं काउंट करूँगा तो कितने हैं, 2 हैं. तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम दिखाते हैं फाई बी से. कैसे दिखाते हैं, फाई बी से. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, 2 है. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं उसको बोलता हूँ कि मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ. स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत डेंसर एंड क्लोजर हो जाएंगी, है ना. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, डेंसर एंड क्लोजर. और सेम सरफेस, सपोज मैं बोलता हूँ एक सेम सरफेस यहाँ पे रखा है. अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस हो गई यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है. ये वीक मैग्नेटिक फील्ड था, अब मैं इसको स्ट्रॉन्ग बना देता हूँ. तो मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ, ठीक है. तो स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो पास और इंक्रीज हो जाएंगे. तो सपोज 1 2 3 ये पहले थे, अब स्ट्रॉन्ग हो गया तो मैं बोलता हूँ कि ये और आ गए, ठीक है. अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा फाई बी इज इक्वल टू, काउंट करिए 1 2 3 4. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स 4 हो गए. तो व्हाट आई कैन इन्फर इज फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड. फाई बी इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये हम इन्फर कर सकते हैं. फाई बी इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा. ओके, ये चीज़ हम इन्फरेंस निकाल लिए. अब एक चीज़ और करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस एरिया से वो पास हो रहा है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये था, अब इसकी एरिया को मैं बढ़ा देता हूँ, है ना. जिसके थ्रू, जिस सरफेस के थ्रू मुझे मैग्नेटिक फील्ड लेना है, मैं बोला कि ये अब ये छोटा दिख रहा है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, है ना. तो सपोज़ सब चीज़ वैसे ही कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही है. मैंने क्या किया, ये जो एरिया है इसको मैंने बढ़ा दिया. सपोज़ मैं और बड़ा ले लिया, है ना. जिस सरफेस एरिया जिसके थ्रू मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है उसको मैंने बड़ा कर दिया. अब फ्लक्स क्या हो गया, 1 2 3 4, है ना. यानी मैग्नेटिक फील्ड वीक ही है लेकिन मैंने जो सरफेस का जो एरिया है वो बढ़ा दिया तो ये फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया. दैट मीन्स फाई बी
is also proportional to एरिया ना, मैं इसको वेक्टर में ही लेता हूँ, तो phi b इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, अब मेरा एरिया उतना ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही है। अब मैंने क्या किया, बस उसको, इस सरफेस को जो परपेंडिकुलर था उसको क्या कर दिया कि उसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, है ना। जैसे सरफेस ऐसा था और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे जा रही थी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर जा रही थी, आपकी तरफ से आ रही है, मेरे तरफ आ रही है, ऐसे ऐसे जा रही थी। अब मैंने इस सरफेस को क्या किया कि भाई टिल्ट कर दिया, है ना। तो जितने नंबर ऑफ सरफेस जो इसके परपेंडिकुलर जा रहे थे वो अब कम हो गए, जो साइड साइड वाले थे, क्योंकि मैंने ऐसे टेढ़ा कर दिया तो साइड साइड वाले तो निकल गए, है ना। यानी ये जैसे ही मैंने इसका एंगल चेंज किया तो क्या हुआ, जो परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जा रहे थे वो कम हो गए, यानी इसका जो एरिया है, जो एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5a नहीं है, b है, 5b इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू थीटा, है ना, एंगल। अब कौन सा थीटा, है ना, कौन सा कंपोनेंट ऑफ थीटा, तो लेट अस सी। है ना, एक सरफेस हम बनाते हैं, ऐसा, और ये मैग्नेटिक फील्ड सपोज मैं बोलूँ ऐसे है, ठीक। ये जो एरिया वेक्टर है, सपोज इसका जो एरिया वेक्टर है वो है ऐसा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है ऐसा, और ये है एरिया वेक्टर। ओके, तो हमको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी दोस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग नॉर्मल टू दिस सरफेस, इस नॉर्मल टू दिस सरफेस, यानी इसके यानी अगर बोला जाए कि इससे परपेंडिकुलर जो पास कर रहा है, इस सरफेस से जो परपेंडिकुलर पास कर रहा है वही हमारा फ्लक्स क्रिएट करेगा, और जो परपेंडिकुलर नहीं है, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में जा रहा है, वो फ्लक्स क्रिएट नहीं करेगा। तो अगर मैं बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहे हैं, तो इसका ये वाला कंपोनेंट, अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट विल ऐड टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये जो उसके सरफेस के थ्रू आ जा रहा है वो कोई चेंज नहीं करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो ये B का कौन सा कंपोनेंट एक्ट कर रहा है इन द टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? B cos थीटा, है ना, अलॉन्ग द एंगल है, तो इसका जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो काम कर रहा है B cos थीटा, और B sin थीटा, B sin थीटा वो तो फिसल जा रहा है ना, फिसल जा रहा है, इससे कोई फ्लक्स क्रिएट नहीं हो रहा है, ये तो क्रॉस ही नहीं कर रहा है ना। अगर मैं ये किसी एंगल में दे रहा हूँ, सपोज ये सरफेस है और किसी एंगल में जा रहा है, तो इस एंगल, ये जैसे ये एंगल बना, इसका ये कंपोनेंट तो काम कर रहा है ना, इसको जैसे मैं किया तो ये कंपोनेंट तो काम कर रहा है, लेकिन ये कंपोनेंट कोई फ्लक्स क्रिएट नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स phi b इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। अब इन सब को जोड़ देता हूँ मैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, जिसको हम phi b बोलते हैं, इज इक्वल टू a इंटू b cos थीटा, ए बी cos थीटा, है ना। या फिर हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लें तो phi b इज इक्वल टू b डॉट a। It is a scalar product of magnetic field and the area vector, and phi b में यानी कि magnetic flux is a scalar quantity। प्लीज़ याद रखेंगे इसे, phi b magnetic flux is a scalar quantity। So this is the formula, phi b is equal to b dot a, या फिर a b cos theta b a cos theta,
जो आपको जैसा याद रहे। तो phi b मैग्नेटिक फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी b a cos थीटा b डॉट a। ओके, अब हम उस एक्सपेरिमेंट में वापस जाते हैं, ठीक है, उस जिस एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस कर रहे थे उसमें वापस जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, दिस ऑल्सो फॉलोज दिस द लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये फॉलो करता है ना। तो अगर मेरे को किसी, ये तो एक बहुत ही रेगुलर सरफेस है, अगर कोई ऐसा सरफेस है तो phi b यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल समेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द स्मॉल एलिमेंट्स, जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं उसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका समेशन जो है दैट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो phi b यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा उस एक्सपेरिमेंट में वापस जाते हैं और समझते हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ, वो इलेक्ट्रिक करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ। ओके, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स हमने डिफाइन कर लिया। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। नॉर्मली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, नॉर्मली होना चाहिए, ऐसे एंगल में नहीं होना चाहिए। एंगल में है तो उसका एक कंपोनेंट लगेगा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लगेगा। ओके, अच्छा, उस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने से पहले यूनिट्स भी डिस्कस कर लें। phi b इज इक्वल टू b डॉट a या b a cos थीटा, b a cos थीटा। तो यूनिट क्या होना चाहिए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, टेस्ला, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं वेबर, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसका CGS यूनिट होगा गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। CGS यूनिट क्या होगा, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर वेबर का जो छोटा भाई है वो है मैक्सवेल। क्या है वो, मैक्सवेल। ठीक, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर वेबर या गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर मैक्सवेल। तो रिलेशन अगर मैं बताऊं वेबर और मैक्सवेल का, तो अगर 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है। सो नाउ लेट अस हैव अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इतना कुछ समझने के बाद में लेट अस हैव अ फॉर्मल डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस का मतलब मैंने बोला था कि बिना टच किए, है ना, दूर से ही। सो द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नहीं, यहाँ पे हमने क्या बोला, इंपॉर्टेंट थिंग इज चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि ये चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा है ना, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे हो रहा है। वो एक्सपेरिमेंट में जिसको हमने अभी डिस्कस किया उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है। तो सिंपल, मैं पहले वही कॉइल बनाता हूँ और वही गैल्वेनोमीटर, ठीक है, यहाँ पे बार मैग्नेट, ठीक, नॉर्थ साउथ। आपने पिछले क्लास में पढ़ा है बार मैग्नेट, इनका कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, एक्सटर्नली नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है या फिर फैल जाती है। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर मैं बनाना चाहूँ, है ना, और ये अगर स्ट्रॉन्गर है तो ये और दूर तक जाएंगे, और दूर तक ट्रेवल करेंगे, इनका इफेक्ट और दूर तक रहेगा, ठीक है। तो हम फिर से रिपीट करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इट इज़ द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये कैसे होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बिना मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं हो सकता। क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है,
मैं इस सरफेस से, सपोज इस सरफेस से मैं इसको अगर छोटा सा एक कॉइल बनाता हूँ, सपोज, है ना, इस सरफेस से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, है ना, दैट विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स अभी क्या है, 0 है, यहाँ पे कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं हो रहे हैं। अब इसको मैं पास लाऊंगा, इस मैग्नेट को उसके पास लाऊंगा, तो जब तक मैं पास ला रहा हूँ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी मैंने इसको जब पास लाया तो कुछ लाइंस इसके थ्रू पास हुए, कुछ लाइंस पास हुए, तो इसके मतलब क्या है कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसके अंदर वो चेंज हो गया है। इस कॉइल के अंदर जो इसको पास लाने से क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। तो दिस चेंज एक्चुअली, दिस चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले 0 था अब कुछ आ गया, इसके कारण क्या हुआ, इस कॉइल में एक EMF इंड्यूस हो गया, और EMF इंड्यूस हो गया तो इसके अंदर में करंट भी इंड्यूस हो गया, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू, अब कॉइल के थ्रू पास हो रहे हैं, और जितना पास लाऊंगा नंबर ऑफ कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब है इसका जो क्वांटिटी है इंड्यूस्ड EMF का वो भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव मोशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ जाके रुक गया तो अब इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ जाके रुक गया तो इतने नंबर ऑफ लाइंस जो जितने पास हो रहे थे अब उतने ही पास हो रहे हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ देयर शुड बी अ चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज़रूरी है। चेंज नहीं हो रहा है, अगर मैं यहाँ ला के यहाँ पे खड़ा हो गया, यहाँ पे ला के खड़ा हो गया तो वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल डज नॉट चेंज। अब वो चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे EMF इंड्यूस नहीं होगा। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि जैसे जैसे मैं इसके पास लाता हूँ तो हमने क्या किया, इसके अंदर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज कर दिए, जिसके कारण में डिफ्लेक्शन हुआ। अब दूसरा केस, दूर ले जा रहा हूँ। जब दूर ले जा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ कि इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके थ्रू पास हो रहे थे अब उसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, यानी देयर इज चेंज हैपनिंग, है ना, डेल्टा फाई हो रहा है। डेल्टा फाई यानी देयर इज चेंज हैपनिंग, है ना। पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए हैं, कम हो गए हैं तो उसका मतलब क्या है कि अगेन देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, और जब वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है तब भी यहाँ पे एक इंड्यूस्ड EMF होगा और इंड्यूस्ड करंट होगा, ठीक है। अब तीसरा जो हमने लास्ट में जो टैपिंग वाला किया था उसको समझते हैं कि उसके कारण क्यों इंड्यूस EMF हो रहा था। ओके, जब हम टैपिंग करते थे स्विच में तो उसके कारण भी डिफ्लेक्शन दिखता था। तो सपोज़ मैं कॉइल को इस 2 लाइन से दिखा देता हूँ और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक सपोज़ एक सोलेनॉइड है, एक कॉइल है, और इसको हम बैटरी सोर्स से एक की स्विच की तरह इसको लगाते हैं। ओके, नाउ एज वी हैव सीन, जब हम करंट पढ़ रहे थे तो हमने देखा है कि करंट जैसे ही हम स्विच चालू करते हैं तो स्टार्ट्स फ्लोइंग, है ना। तो धीरे धीरे द स्पीड इंक्रीजेस, है ना, तो उससे धीरे धीरे EMF जो है वो फ्लो होता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो स्टडी हो जाता है, यानी करंट 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक पहले बढ़ता है फिर स्टडी हो जाता है। तो जैसे स्विच ऑन किया तो सपोज़ अभी इसके अंदर में 0 एम्पियर बह रहा है ना, तो फिर धीरे धीरे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 होते होते जो भी मैक्सिमम करंट इसमें कर सपोज 2 एम्पियर बढ़ना है तो इट विल टेक सम टाइम टू रीच टू दैट स्टडी स्टेट ऑफ करंट फ्लोइंग, है ना। तो ये 0 से 2 एम्पियर आने में उसको समय लगा। तो जैसे यहाँ पे अगर इसको मैं इन दोनों कॉइल को पास रखता हूँ और जैसे ही मैं इसे लगाता हूँ तो व्हाट विल हैपन इज़ द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। अभी मैक्सिमम करंट ही एकदम से नहीं आएगा, वो 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम में जाएगा। तो 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम में जाएगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, 0 से पहले मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा था तो 0 था, और 0 से वो बढ़ते बढ़ते जैसे ही मैक्सिमम करंट रीच करेगा तो ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये सबसे मैक्सिमम में रीच करेगा। तो 0 से जब बढ़ेगा तो पहले क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो थोड़े से बनेंगे, जब 0 है तो कुछ भी नहीं है, और जैसे वो बढ़ते जा रहा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, है ना। जैसे ही मैक्सिमम आएगा तब
वो स्टेबल हो जाएगा कि भाई इतनी फ्लक्स लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम जीरो टू वो मैक्सिमम फील्ड लाइंस में वो जब उस स्टेट में पहुंच रहा है तो तब भी इसका फ्लक्स ज़ीरो से मैक्सिमम तक चेंज हो रहा है ना। जो फ्लक्स लाइंस यहाँ से जितने पास होने हैं वो तो क्रिएट हो रहे हैं, और जैसे ही मैक्सिमम क्रिएट हो जाएगा तो ये मैक्सिमम क्रिएट हो गया तो उसके बाद में कोई चेंज नहीं होगा इसके फ्लक्स लाइन में। तो दैट मीन्स हमने जो बोला कि एक मोमेंटरी इसमें डिफ्लेक्शन होता है ना, जैसे ही स्विच ऑन किया तो मैक्सिमम मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होता है। वो डिफ्लेक्शन इस जब ज़ीरो करंट से मैक्सिमम स्टेडी स्टेट करंट पहुंचने में जितना समय लगता है उतने देर के लिए डिफ्लेक्शन होता है। दैट मीन्स द मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस कॉइल इज चेंजिंग फॉर अ मोमेंट। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जब इसको मैं स्विच ऑफ करता हूँ तो मैक्सिमम से ज़ीरो करंट तक जाता है, मैक्सिमम स्टेडी करंट से वो ज़ीरो हो रहा है। तो अगर मैक्सिमम से ज़ीरो हो रहा है तो अगेन इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम से ज़ीरो तक ट्रांजिएंट हो स्टेट में रहता है, यानी चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है तो अगेन इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, फिर एक हल्का सा डिफ्लेक्शन दिखता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये डिफ्लेक्शन क्यों करता है। जब टैपिंग स्विच जैसे ही चालू किया तो डिफ्लेक्शन होता है, जैसे ही बंद किया तो डिफ्लेक्शन होता है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ हम जैसे हमारे घर में बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं, तो कुछ सेंसिटिव अप्लायंसेस होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि भाई इसको एकदम करंट सोर्स या कुछ ऐसे हाई करंट अप्लायंस के आसपास नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि जो हाई करंट अप्लायंसेस जो हैं वो जैसे ही स्विच ऑन या स्विच ऑफ होंगे तो इट विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही क्रिएट करें तो उसके पास में कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट रखा है तो बिकॉज ऑफ दिस इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो उस पर इफेक्ट करेगा और हो सकता है उसको ख़राब भी कर दे, है ना। बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, उसके पास में जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट रखा है वो ख़राब हो सकता है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी टेल दिस। ओके, so I hope you understand magnetic flux and electromagnetic induction. So now let us concentrate our thought process on Faraday's law, यानी laws of electromagnetic induction. इसमें दो लॉ हैं, Faraday's law और Lenz rule. So let us now discuss the Faraday's law of electromagnetic induction. तो फर्स्ट लॉ है उसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसका स्टेटमेंट हमने अभी नहीं देखा था। स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट लॉ? So Faraday's first law of electromagnetic induction states that whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes, an EMF and hence a current is induced in it which lasts only so long as the change in flux is taking place. This phenomena is called electromagnetic इंडक्शन, जो अभी आपको डेफिनेशन बताया था स्टेटमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ये फेराडे द्वारा दिया गया था कि ही सेज दैट व्हेनेवर देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू एनी क्लोज सरफेस और लिंक टू एनी सर्किट चेंजेस, देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस एन इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट एज लॉन्ग एज देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स, है ना। कब तक रहेगा? जब तक वो चेंज इन द फ्लक्स है, और जैसे ही वो चेंज इन फ्लक्स खत्म हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला लॉ था, आपको समझ में आ गया है, उसी को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला। तो पहला लॉ आप समझ चुके हैं। नाउ सेकंड लॉ, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो रहा है कितना हो रहा है ना। हमने लॉ तो बता दिया कि भाई फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना। ईएमएफ क्या है? इट्स द मैक्सिमम पोटेंशियल। किसी एक बैटरी का ईएमएफ क्या होता है? इट्स द मैक्सिमम पोटेंशियल इन ओपन सर्किट, ये होता है ना ईएमएफ। ओके, अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, है ना। यानी टाइम से भी ये रिलेटेड है ना। जैसे कि मैंने बोला कि जल्दी कर दोगे तो ज़्यादा होगा, आप धीरे करोगे तो स्लोली करोगे तो धीरे होगा। तो ये जो चेंज हो रहा है फ्लक्स में, वो टाइम रेट होना चाहिए, रेट ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। ये क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके, तो अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज इनिशियल फ्लक्स था 5V1
और आफ्टर टाइम t ये चेंज हो गया टू phi b2, है ना। तो व्हाट इज़ द चेंज इन फ्लक्स, दैट इज phi b2 माइनस phi b1, ठीक है। और कितने टाइम पे चेंज हो रहा है, इसको मैं बोलता हूँ ये डेल्टा t टाइम पे, ये t1 टाइम पे ये था, t2 टाइम पे ये है, तो क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। और इसको अच्छे से अगर मैं लिखूँ, है ना, EMF कैसे दिखाते हैं, E से इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। अब माइनस क्यों लगा, माइनस शोज द डायरेक्शन, और ये लेंस लॉ में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी आप ये मान के चलिए कि दिस इज़ द माइनस साइन लगेगा एंड ये डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। और उसको अगर मैं डेल्टा को बहुत ही कम कर दूँ, इसमें लिमिट लगा दूँ डेल्टा टी में, तो ये हो जाएगा माइनस डी फाई बी बाई डी टी, है ना, डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर मैं डेल्टा टी को मिनिमम लिमिट टेंस टू डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। सो द इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय माइनस डी फाई बाई डी टी। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ EMF and hence the direction of the current in the closed loop. Okay, this will be discussed in detail. Okay, अब सपोज ये एक लूप में इतना इंड्यूस हो रहा है ना, नंबर ऑफ कॉयल 1 है तो इतना हो रहा है। अगर देर आर n नंबर ऑफ कॉइल्स, अगर टोटल कितने n नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसमें कॉयल में, तो इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगा, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो EMF हो जाएगा माइनस n डी फाई बी बाई डी टी, है ना। अगर n टर्न्स हैं इस कॉयल में तो ये कितना हो जाएगा माइनस n डी फाई बाई डी टी। सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड EMF, वी हैड EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो हमने बोला कि भाई ये माइनस क्यों आया, तो ये माइनस क्यों आया, बिकॉज ऑफ द लेंस लॉ, है ना। तो लेंस लॉ क्या बोलता है, लेंस लॉ ये बोलता है द लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, है ना। ये करंट जो भी प्रोड्यूस हो रहा है इसका टेंडेंसी क्या रहेगा, उसको अपोज करना जिसके कारण ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई इट अपोजेस एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लेंस रूल क्या बोलता है कि भाई जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो किधर होगा, ये उधर होगा, वो अपोजिट टू द कॉज विच इज़ प्रोड्यूसिंग इट। यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंक्रीज, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो वो उसको अपोज करेगा, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको भी अपोज करेगा। उसको हम थोड़ा सा फिगर से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेंस रूल क्या बोलता है, एक बार फिर से बोल दूँ कि लेंस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज और द चेंज विच प्रोड्यूसेस इट। सपोज ये एक कॉइल है, ठीक है, और सपोज इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए गैल्वेनोमीटर से जोड़ देता हूँ, ठीक है, ये करंट है। अब इधर पे एक बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, एंड नाउ आई एम ब्रिंगिंग दिस मैग्नेट टुवर्ड्स दिस कॉइल। तो क्या हो रहा है कि आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे इंक्रीज हो रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इट, जैसे इसके पास लाऊंगा तो बढ़ जाएगा, है ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू पास मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू दिस कॉइल। तो करंट कैसा फ्लो होना चाहिए, इसको अपोज करना चाहिए, है ना, कि ये जो करंट, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे ऊपर अंदर इंक्रीज कर रहे हो, मैं उसको अपोज करूँगा। तो अपोज करूँगा तो कैसे अपोज करेंगे भैया, ये नॉर्थ पोल जो इधर आ रहा है इसको अपोज करना है ना, नॉर्थ पोल मेरे तरफ आ रहा है उसको अपोज करना है। तो क्या ये क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। ये इधर आ रहा है तो ये अगर एक्ट एज अ नॉर्थ पोल हो रहेगा तो क्या होगा कि दिल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर ये नॉर्थ पोल इधर आ रहा है और ये नॉर्थ पोल बन जाता है तो व्हाट विल डू, इट विल डू इज इट विल एक्ट इन रिपेलिंग इट। तो इसके कारण में एक करंट, अगर ये नॉर्थ पोल बन रहा है तो
करंट कैसा फ्लो होगा? अगर मैं इधर से देख रहा हूँ, इधर से ही आ रहा है, इधर से देख रहा हूँ, तो करंट कैसा फ्लो होगा? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। तभी तो ये नॉर्थ पोल बन गया है ना। हमने पिछले क्लासेस में समझा था कि इसको कॉइल को मैं अगर इधर से देखता हूँ और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो दिस इज नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल होगा तो व्हाट इट विल ट्राई टू डू इज इट विल ट्राई टू रेजिस्ट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसलिए इसमें करंट ऐसा फ्लो होगा, है ना, इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ये आ रहा है और ये रिलेटिव मोशन जब तक होगा, इट इज़ अ टाइम रेट ऑफ चेंज ना, जब तक ये मूव करेगा तब तक इसमें करंट होगा। जैसे ये स्टॉप हो गया तो ये करंट भी स्टॉप हो जाएगा। तो सपोज वो आ गए यहाँ पे, नॉर्थ पोल यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आया, तो ये कॉयल अपने आप को, अपने फेस को क्या कर लिया, नॉर्थ में कन्वर्ट कर लिया, उसके कारण में करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब मैं इसको वापस लेके जाऊंगा, इसको अगर वापस लेके जाऊंगा तो अगेन बिकॉज ऑफ द लेंस लॉ व्हाट इट विल ट्राई टू डू इज इट विल रेजिस्ट द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। अगर ये मैं इसको वापस लेके जा रहा हूँ तो अगेन व्हाट इट विल ट्राई टू डू, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको रेजिस्ट करेगा। तो रेजिस्ट करना है तो कैसा, सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि मैं अट्रैक्ट करूँ, इसको वापस जाने ना दूँ, इसको अट्रैक्ट करूँ, और अट्रैक्ट करें तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं किस पोल में चेंज कर लूँ, साउथ, हाँ, किस पोल में चेंज कर लूँ, साउथ में। तो अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना। तो लेंस लॉ एक्चुअली इसलिए हम नेगेटिव लगाते हैं यहाँ पे, d∅/dt, है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ what the direction of the current will be always opposing this change in the magnetic flux. Okay, so फिर से मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ. This law states that the direction of induced current is such that it opposes the cause which produces it and it opposes the change in the magnetic flux. है ना, इसको आप थोड़ा सा आराम से समझिए, बार बार इसको मैंने जो बोला उसको देखिए. अगर ये नॉर्थ पोल है और इसको मैं कॉइल की तरफ ला रहा हूँ तो वो ये कॉइल रेजिस्ट करेगा. नॉर्थ पोल मेरे तरफ आ रहा है, मत आ, नॉर्थ पोल मत आ, कैसे करेगा, इसको नॉर्थ में चेंज कर देगा, इस कॉइल को नॉर्थ में चेंज कर देगा, नॉर्थ पोलैरिटी हो जाएगी. नॉर्थ पोलैरिटी चेंज करने के लिए इसको करंट दौड़ना चाहिए इसके अंदर में, है ना. तो करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो गैल्वेनोमीटर में मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा. और आ गया मेरे पास, है ना. अब ये काम कर दिया, ये करंट कैसे हुआ, ये वर्क डन है ना. इसको यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन करना किया तो इसके कारण में ये नॉर्थ पोलैरिटी हो आ गया. अब मैं इसको वापस भेज रहा हूँ, जैसे वापस भेज रहा हूँ तो ये अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मत जाओ मत जाओ. तो अट्रैक्ट कैसे करेगा, जब इसको साउथ में चेंज कर देगा तो उसके कारण फिर अगेन एक करंट जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगा. एंड दैट इज़ वाई दिस इज द डायरेक्शन, इट विल ऑलवेज अपोज द चेंज विच इज़ कॉजिंग इट. ओके, तो अब इससे एक चीज़ और आता है कि भैया हम इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे रिलेट कर सकते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि सपोज़ ये लेंस रूल जो हमने बोला, लेंस लॉ, ये ऐसा नहीं है, ये गलत है. ठीक है, अगर गलत है तो इसके अंदर हम जब इसको मूव कर रहे हैं, जब मूव कर रहे हैं तो इसके अंदर ये चीज़ तो एकदम ऑब्जर्वेबल है कि इसके अंदर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना. करंट प्रोड्यूस हो रहा है जब भी इसको चेंज कर रहे हैं, यानी इसको इधर से आगे पीछे कर रहे हैं तो इसके अंदर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एकदम ऑब्जर्वेबल है. सपोज़ लेंस लॉ वैलिड नहीं है, अगर वो इनवैलिड है तो क्या होगा कि जो भी मूवमेंट होगा, सपोज़ यहाँ पे अगर ये रेजिस्ट नहीं कर रहा है इस मैग्नेट के मूवमेंट को, तो क्या करेगा, व्हाट इट विल ट्राई टू डू, इट विल ट्राई टू इंक्रीज इट. अगर हम उसको वैलिड नहीं मानते हैं तो क्या करेगा कि इसमें मैंने जो थोड़ा सा मोशन दिया, हाँ, उसको बिकॉज ऑफ दिस करंट फ्लोन वो क्या करेगा, अगर ये नॉर्थ है और इधर साउथ बन गया तो वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, काइनेटिक एनर्जी देगा, उसको काइनेटिक एनर्जी देगा, है ना. और वापस जा रहा है अगर तो नॉर्थ है तो नॉर्थ, तो अगेन रिपेल करेगा, काइनेटिक एनर्जी देगा. तो उससे तो एक हमको एक ऐसा मशीन मिल जाएगा जो एक बार धक्का दे दिए तो हमेशा चलता रहे. इसको बोलते हैं परपेचुअल मशीन, है ना. इसको क्या बोलते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन. एक बार जैसे बस हिला दिया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सब तो अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है, तो वो हमेशा वो घूमता रहेगा या चलता रहेगा, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो ऐसा हो नहीं सकता. तो दिस perpetual machine violates the law of conservation of energy
और इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई लेंस लॉ जो है इट इज़ वैलिड है ना. व्हाट इट विल ट्राई टू डू, इट विल ऑलवेज ट्राई टू रेजिस्ट द चेंज विच इज़ हैपनिंग. ओके, तो मैं पढ़ देता हूँ. सपोज दैट द लेंस लॉ इज़ नॉट वैलिड, then the induced current flows through the coil in a direction opposite to one dictated by Lenz's law. The resulting force on the magnet makes it move faster and faster. That is, the magnet gains speed and hence kinetic energy without expending an equivalent amount of energy. बिना एनर्जी खर्च किए अपने आप फास्टर एंड फास्टर मूव करेगा. तो दिस सेट्स अप अ परपेचुअल मोशन मशीन वायलेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना. मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ करने के लिए काम करना पड़ेगा. काम अगर नहीं किया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा. यानी कि अगर मुझे इसके अंदर करंट जनरेट करना है तो मुझे इसे पास लाना पड़ेगा, और पास ला रहा हूँ तो ये रिपेल कर रहा है ना. यानी एक अगेंस्ट अ फोर्स में उसको पास ला रहा हूँ तो काम करना पड़ रहा है ना. तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है. और अगर दूर ले जाना है तो अगेन बिकॉज ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो ये खींचने की कोशिश करेगी, तो मेरे को उसके अगेंस्ट में जाके काम करना है. तो ये इट एक्चुअली इट इज़ नॉट वायलेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अगर लेंस रूल वैलिड है तो इट इज़ नॉट वायलेटिंग एनी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज़ हाउ द लेंस लॉ एक्ट्स. ओके, तो today we'll stop here. Hope you have to maybe watch this video 2-3 times to properly understand the electromagnetic induction, and then in the next class we'll be doing some numericals, and फिर उसके बाद में we'll try to understand motional electromotive force. Okay, thank you.